नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं सौरभ शाह आपके साथ हमारे मेहमानों को लेकर। और कहानी कुर्सी की में आज देखिए बहुत सारी राजनीतिक खबरें हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। खास तौर पर जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसका नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त बस चंद घंटे का बाकी है, वो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। आप कहेंगे कि राज्यसभा के चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों, इसमें कोई गहमा गहमी नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। राज्यसभा का ये चुनाव ऐसे समझिए कि ये जिस तर्ज पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाने वाला है उसका एक छोटा सा ट्रेलर है। और इसमें यह भी आपको पता चलेगा कि बीजेपी किस हद तक जाकर चुनाव लड़ने जा रही है। एक एक सीट पर टक्कर, कांटे की टक्कर। और बीजेपी किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को बहुत हल्के में सीट ले जाने नहीं दे रही है। आमतौर पर राज्यसभा की सीट का गणित बड़ा सिंपल होता है। विधानसभा में आपके जितने विधायक हैं, एक सीट को जीतने के लिए कुछ सीमित मात्रा में विधायकों की संख्या लगती है और जिस पार्टी के जितने विधायक तय मान लिया जाता है कि उतने उम्मीदवार वो जिता कर ले जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टी जैसे भाजपा अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा कर दे तो उसके पीछे सोच यह है कि पार्टी को लगता है क्रॉस वोट हो सकता है, मुझे दूसरे पाले का वोट मिल सकता है, दूसरी पार्टी का उम्मीदवार फंस सकता है, मेरा उम्मीदवार निकल सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर अपने प्रतिद्वंदियों की बड़ी सेफ समझे जाने वाली राज्यसभा की उम्मीदवारी को भी हल्के में नहीं ले रही है, उसको फंसा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यूपी में समाजवादी पार्टी बड़ा सेफ मानकर चल रही थी कि मेरे 3 उम्मीदवार जीत जाएंगे। वो 3 उम्मीदवार जिनको लेकर के बड़ा बवाल भी मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि ये कौन से पीडीए हैं भला जिसमें जया बच्चन को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहां 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायकों की संख्या बल के आधार पर 7 उम्मीदवार जीतते तय, लेकिन अब 8वां उम्मीदवार देने का मतलब यह हुआ कि बीजेपी को लगता है मुझे औरों का वोट भी मिल सकता है, तो इससे समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंस सकती है। समाजवादी के पार्टी के विधायक जो है क्रॉस वोट कर सकते हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में है और वो मान रही थी मेरी एक सीट तो यहां से निकलेगी। जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंह भी उनको वहां से उतारा गया है, लेकिन बीजेपी ने हर्ष महाजन को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया है। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बड़े खास समझे जाते थे, तो इसके पीछे भी ऐसा समझा जा रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि शायद हमको उनके परिवार से जो समर्थक वर्ग हैं, जो विधायक हैं, जो सहानुभूति रखते हैं वीरभद्र सिंह से, उनका वोट, उन कुछ विधायकों का वोट हमको मिल सकता है। महाराष्ट्र में आपने कल देखा ही, अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, एक दिन हुआ भाजपा में आए, राज्यसभा का टिकट को मिल गया। राज्यसभा में वो जाएंगे, भाई इतने बरस कांग्रेस पार्टी में रहे हैं तो कुछ विधायक वो भी तोड़ेंगे, ऐसे में वहां पर भी कांग्रेस पार्टी फंस सकती है। तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीनों जगह पर कांग्रेस और सपा की घेराबंदी बीजेपी ने बड़े अच्छे से कर दी है। जब चुनाव होगा तो हमको पता चलेगा कि बीजेपी इस उम्मीद से ये उम्मीदवार खड़े रही, एक्स्ट्रा उम्मीदवार, इनका समर्थन उसको मिलता है या नहीं मिलता है। इस पर हम लोग डीटी में भी बात करेंगे, लेकिन पहले सोनिया गांधी की चिट्ठी की बात। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल कर दिया। यह खबर कल की है, लेकिन आज की खबर यह है कि उन्होंने रायबरेली के अपने मतदाताओं के नाम एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। रायबरेली से सोनिया गांधी का नाता बड़ा पुराना है और इस चिट्ठी में वो याद दिला रही हैं कि आप तो इंदिरा जी के जमाने से हमारे यानी गांधी परिवार के सुख दुख के साथ ही रहे हैं, हमको सेवा का मौका आपने दिया है। और सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हूं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैंने रायबरेली का साथ छोड़ दिया या रायबरेली के लोगों का हाथ छोड़ दिया। मैं आज भी आपके साथ सुख दुख में खड़ी हूं, तन मन से आपके साथ हूं, आत्मा से आपके साथ हूं, और आप भी मेरे साथ उसी तरह खड़े रहिएगा जैसे पिछले 2 विषम परिस्थितियों में लड़े गए लोकसभा चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, मतलब 2014 और 2019। अब सोनिया गांधी की ये इमोशनल चिट्ठी, और इसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने मेरा साथ दिया, उन्होंने लिखा आपने मेरे परिवार का साथ दिया और आगे भी आप मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक भनक ये भी मिल रही है कि क्या अब गांधी परिवार से सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? ये क्या स्पष्ट संदेश उनकी इस चिट्ठी से निकल करके जा रहा है? उत्तर प्रदेश की 80 में से एकमात्र सीट, रायबरेली की सीट, कांग्रेस पार्टी जीती थी, सोनिया गांधी जीती थी 2019 में। अब कांग्रेस, अब माना जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी भी चली गई तो कांग्रेस क्या बिल्कुल सुपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? तो इस चिट्ठी पर हम लोग पहले बात करते हैं। बड़ी इमोशनल चिट्ठी है हर्षवर्धन जी, समीर जी, राहुल जी हमारे साथ रोज की तरह हैं। बड़ी इमोशनल चिट्ठी सोनिया जी ने लिखी है और कहा कि मेरा परिवार को आपने संभाला है, आगे भी संभालिएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश की राजनीति सब राम राम जप रहे हैं, सब मतदाता को, जनता को अपना परिवार कह रहे हैं, इससे सुख कुछ नहीं हो सकता।
लोकतंत्र में पहले दिन से होना था। राम और लोकतंत्र की बुनियाद जनता, इसको इसी तरह से सबको देखना चाहिए था। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग जिसको कहते हैं ना कि कम से कम अब इसको कहने पर कोई नाराज नहीं हो रहा है, कोई उस तरह से बात नहीं कर रहा है। अब सब कह रहे हैं कि मतदाता जनता हमारे परिवार के लोग हैं, तो ये बात अच्छा है। दूसरा ये कि सोनिया जी की ये चिट्ठी निश्चित तौर पर जिसको हम कह सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि कोई एक आपको आशंका हो, उस आशंका को थोड़ा ठीक करना है। उस आशंका के लिए एक तरह से पहले से तैयारी है। उनको पता है कि अभी क्या चर्चा चल रही होगी, रायबरेली के जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, सोनिया जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं आई, लेकिन प्रियंका जी क्यों नहीं आई, क्यों वो आने से पहले, राज्यसभा जाने से पहले यहां आकर नहीं बता कर गई, वो आती और कहती कि आप लोग हमारे परिवारजन हैं, हम ये तय करने जा रहे हैं, हमारा परिवार यही है और इसलिए प्रियंका गांधी यहां रहने वाली हैं। वो पिछले 5 वर्षों में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया? तो मुझे लगता है कि जो चिट्ठी है, इसकी पूरी भाषा है, वो करेंगे जल्द हम आपसे आके मिलेंगे, वो उस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसको वो बहुत साफ साफ देख रही हैं। जो आशंका उनको बलवती दिख रही है कि रायबरेली हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं। बड़े निष्ठुर हो जाते हैं आप। सीधा सीधा चिट्ठी में लिखा है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ पा रही हूं। आपको उसमें लग रहा है कि जैसे वो कोई इंश्योरेंस करा रही हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अगर स्वास्थ्य एक तो मैं मतलब सचमुच कल से बहस चल रही है और सारे विद्वान लोग कह रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी कम समझ रखते हैं, तो मैं कई बार चुप हो जाता हूं। भाई स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो राज्यसभा में स्वास्थ्य जो ठीक नहीं वो जाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा विचित्र है ना। यानी लोकतंत्र में जो उच्च सदन है, जिसको हम कहते हैं कि ये यहां पर उच्च सदन में ज्यादा जो, इसका मतलब क्या है कि जो बीमार लोग होंगे, अस्वस्थ लोग होंगे, नहीं भाई कैंपेन नहीं कर पाएंगी, वहां नहीं जा पाएंगी, कैंप नहीं कर पाएंगी, यही मतलब है कि उसका नहीं। तब तो ये होना चाहिए था ना, सोनिया जी जाती, नामांकन करती, चली आती, इससे ज्यादा की जरूरत क्या थी? परिवार के बीच में आपको क्या जताने की जरूरत होती क्या? हमें तो अपने परिवार के बीच में, अपने मित्रों के बीच में नहीं बताना होता कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं या उनके लिए कितना करें। उनको पता है कि जितना हमारी सीमा होगी उतना खड़े हो जाएंगे। अगर हमको बार बार बताना पड़ रहा है, इसका मतलब कि या तो मेरे मन में चोर है या उन्होंने ज्यादा अपेक्षा पाल ली है। अब दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई है इस खबर पर हमारे साथ। सोनिया गांधी ने अमेठी रायबरेली के मतदाताओं के नाम ये चिट्ठी लिखी है। विजय लक्ष्मी, अब इस चिट्ठी में जिस तरीके से वो कह रही है कि आपने पहले मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आगे भी मेरे परिवार के साथ खड़े रहिएगा, तो क्या इससे ये संदेश मिल रहा है कि परिवार का कोई सदस्य अब उनकी जगह पर लड़ेगा? सीधा सीधा मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा क्या रायबरेली लड़ने जा रही हैं? देखिए, अटकलें तो इसी तरह की हैं सौरभ, की प्रियंका गांधी वाड्रा ही रायबरेली से अगला चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सूत्र, कल रात तक जब हमारी बात हुई तो सूत्रों का कहना था कि अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया गया है कि वो रायबरेली से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये अभी अंडर डिस्कशन है। लेकिन सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी, जिस तरह से एक मार्मिक अपील अपने मतदाताओं से वहां पर की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक गांधी परिवार का अगर हम कहें तो ये बेस्टन रहा रायबरेली, फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, और सोनिया गांधी का भी ये 5वां टर्म है। हालांकि अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा है, लेकिन कहीं एक और ये इशारा भी जरूर किया है कि आगे भी रायबरेली के मतदाताओं से वो उम्मीद कर रही हैं कि वो परिवार के किसी सदस्य पर ही अपना भरोसा जताएंगे या कांग्रेस पार्टी के साथ उनका जो साथ है वो बना रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ती हैं या नहीं, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि कांग्रेस ने जो कैलकुलेशन किया है उसमें यही था कि सोनिया गांधी क्योंकि बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन साथ ही वो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के कई नेता मानते हैं कि वो स्तंभ हैं और जब वो संसद में मौजूद रहती हैं तो कांग्रेस के नेताओं को इंस्पायर कर पाती हैं, या एक नई जान कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता फील करते हैं कि आती है उनके सदन में रहने से। अब क्योंकि लोकसभा सांसद होने के नाते आपको काफी हार्डवर्क करना होता है, आप कैंपेनिंग करनी होती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाना होता है, और बतौर सांसद पिछले 5 साल में सोनिया गांधी रायबरेली बहुत ज्यादा गई भी नहीं है। तो ऐसे में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने राज्यसभा का रास्ता जरूर इख्तियार कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि लोकसभा चुनाव की डगर भी उतनी आसान नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। ऐसे में शायद ये मैसेजिंग के जरिए ही सोनिया गांधी उस कठिन डगर को आसान करने की शायद। देखिए विजय लक्ष्मी, ये चिट्ठी देखिए स्क्रीन पर चल रही है। पढ़ने में अगर दर्शकों को स्क्रीन में दिक्कत तो छोटा हो जाता है थोड़ा, तो मैं आपके लिए पढ़ भी दूंगा कुछ हिस्से इस चिट्ठी के, सोनिया गांधी के। मैंने ऐसी चिट्ठी नहीं देखी, साफ साफ मैं आपको कह रहा हूं। ऐसी अपील कांग्रेस पार्टी की तरफ से या सीधे सोनिया गांधी की तरफ से, इतनी मार्मिक चिट्ठी, ये देखिए जरा इसमें क्या लिखा है उन्होंने। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर श्री फिरोज गांधी जी को जिताकर दिल्ली भेजा। कभी फिरोज गांधी जी का जिक्र आपने सुना किसी के मुंह से गांधी परिवार में? आज तक मैंने तो नहीं सुना। फिर वो लिखती हैं, इसके बाद आपने मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना बना लिया।
फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि सास और जीवन साथी यानी राजीव जी के चले जाने के बाद मैं आपके पास आई और अपना आंचल मेरे लिए आप फैला दिया। फिरोज गांधी का हवाला वो दे रही हैं, इंदिरा गांधी का हवाला दे रही हैं, राजीव गांधी का हवाला दे रही हैं, और फिर अंत में वो लिख रही हैं, मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। भाई इससे ज्यादा इमोशनल अपील और क्या हो सकती है राहुल जी? बिल्कुल, देखिए एक बात तो ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई जो राज्य है वो लड़ रहा होता है उससे एक ना एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही, और यहाँ पे तो उस परिवार दर परिवार के सदस्य जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं, तो ये बात तो सही है। और दूसरा, सोनिया गांधी अगर चाहती तो रायबरेली से लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने जो भी इसके लिए फैसला किया है या जो भी कारण रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और वो जो है राज्यसभा आना चाह रही है। तो दो कारण तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य का कारण भी है और दूसरा ये भी कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सीट कितनी बचेगी, ये भी बड़ा जो है वो चुनौती वाला काम है, क्योंकि बीजेपी के जिस तरह से लहर दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में और राम मंदिर का जो पूरा जो माहौल दिखाई देता है, उसके कारण ये तो साफ है ही कि सभी जो विपक्षी दल हैं उनकी सभी सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि ये सामान्य अपील नहीं है, ये सामान्य अपील ही नहीं है, ये वैसी अपील है जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है किसी से। देखिए कोई भी, जैसे अब सपोजिटली लखनऊ की सीट थी वाजपेयी की, तो वो बड़ी प्रिय उनको सीट थी जब तक वो लड़ रहे थे चुनाव 2004 तक, तो बड़ी प्रिय सीट थी। अब वो अगर वहां से छोड़ रहे होते, अगर उनका स्वास्थ्य 2009 में जो है वो होता उतना, तो उनके परिवार की तरफ से भी तो कुछ लिखा गया था लखनऊ के लिए। राहुल जी, समीर जी, देखिए मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने अधूरी चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी इस बात को भूल गई कि पहली बार वो सांसद 1999 में अमेठी से बनी थी। सबसे पहले अमेठी ने सोनिया गांधी को संभाला है, उसके बाद अमेठी ने राहुल गांधी को संभाला था, सोनिया गांधी रायबरेली शिफ्ट चली गई थी। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी को इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि रायबरेली के साथ वो अमेठी का भी जिक्र करती कि अमेठी ने भी राजीव गांधी को सांसद बनाकर भेजा था। तो सिर्फ रायबरेली का जिक्र कर सोनिया गांधी ने बताने की कोशिश की है कि अमेठी से शायद गांधी परिवार का छोड़ा नहीं अभी है, क्या राहुल जी ने छोड़ थोड़ी दिया है? नहीं, अगर सोनिया गांधी अगर रायबरेली मेरा सोनिया गांधी अगर चुनाव लड़ने की राजनीति से अगर संन्यास ले रही है, तो सोनिया गांधी को इस बात का भी जिक्र करना था कि सबसे पहले 99 में तो अमेठी से जीती थी, पहले अमेठी ने उन्हें स्पेस दिया है, उसके बाद उनके बेटे को अमेठी स्पेस दिया है। तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें सोनिया गांधी की गांधी परिवार की रही है। तो सोनिया गांधी का सिर्फ रायबरेली के लिए कह देना कि रायबरेली से मेरा पारिवारिक रिश्ता था, वहां फिरोज गांधी का आप जिक्र कर रहे हो, अब इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हो, तो अमेठी में भी तो राजीव गांधी अभी बस इतना ही था कि अपनी परंपरागत सीट पर नहीं लड़ पाएंगी, इसके लिए बस उनको बता रही है कि मैं नहीं आ पाऊंगी आपकी। पहला चुनाव तो अमेठी से लड़ी थी ना, अमेठी सबसे प्रिय गांधी परिवार की सीट रही है, इसलिए 99 में सोनिया गांधी वहां से लड़ी थी बेल्लारी के साथ, बाद उन्होंने बेल्लारी छोड़ दिया। एक चीज पर जरा इसमें से और पूछूंगा, अमेठी का भी ठीक, समीर जी अमेठी का नाम क्यों नहीं लिया? विजय लक्ष्मी बताइए, अमेठी को भी गांधी परिवार छोड़ने जा रहा है क्या? फाइनली राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, क्या पता चल रहा है आपको? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी के सूत्र तो यही बता रहे हैं कि 15 से 16 सीटों पर वो कांग्रेस पार्टी जो है नेगोशिएट करी है समाजवादी पार्टी के साथ। तो इन 16 सीटों में 2 सीटें अमेठी और रायबरेली की हैं। ये 2 सीटें किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। रायबरेली पर कयास अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से लड़ेंगी। अब अमेठी से राहुल गांधी क्या एक बार वायनाड और अमेठी से पिछली बार भी वो लड़े थे लेकिन हार गए अमेठी से। उत्तर प्रदेश में और हिंदी हार्टलैंड में क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी के चुनावी मैदान पर उतार कर कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा मैसेज देना चाहेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हो सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी को चुने और वहां से लड़ें, क्योंकि एक दोनों ही जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार का गढ़ जो है, फर्स्ट फैमिली कांग्रेस पार्टी की, उसका गढ़ मानी जाती है। और उम्मीद भी इन्हीं दोनों सीटों से शायद कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एक बार इसमें आपको जोड़ना चाहे तो फिर मैं जरा आज राज्यसभा चुनाव के अपडेट पर जोड़ दूंगा। हर्षवर्धन जी बोलिए। मैं चूंकि समीर जी ने जो कहा तो संयोगवश 99 के चुनाव में वहीं अमेठी में ही था और हम लोगों को 2 दिन में ही समझ में आ गया था। बड़ा संघ ने ताकत लगाई थी, उसको गोविंद जी एक बड़ा सा रथ लेकर गए थे, उसके ऊपर भाषण करते थे, सारी ताकत लगाने। वहां गली गली में हर मोहल्ले पे आप जाइए, सड़क वड़क थी नहीं, एक मुंशीगंज का गेस्ट हाउस था, कुछ वहां था नहीं, लेकिन आप जाइए तो लोग कहते थे कि भैया गांधी परिवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। ये देखिए इंडस्ट्रियल एरिया लेके आए थे, संजय गांधी की लोग चर्चा करते थे और संजय सिंह उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, जो राजघराने से थे। वहां कहते थे ये हमारी बेटी है, ये हमारा बहू है। ऐसी जगह अगर ऐसी चिट्ठी लिखनी पड़ जा रही है रायबरेली और अमेठी में, तो आप यकीन मानिए परिवार में दरार पड़ चुकी है।
लोगों के मन में ये नया एंगल है त्रिपाठी ये जी। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, बहुत मैं वहीं का हूं इसलिए बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। आप उसी को इस तरह की चिट्ठी से मनाते हैं जब वो नाराज होता है। आप अपने घर में भी देखिए, तब तक क्या आप उसको इस तरह समझाते हैं क्या कह रहे मैं तो तुमको बहुत परिवार में दरार मतलब आप कह रहे हैं मतलब जनता, मुझे लगा गांधी परिवार गांधी परिवार नहीं, परिवार मतलब मैं अभी तो मतदाता नेता के परिवार की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं प्रियंका और सोनिया और राहुल में कोई दरार की बात नहीं कर रहा हूं, वो चलती रहती खबरें, मुझे नहीं पता है तो मैं बोल सकता। देखिए मैं जो बात कह रहा था, देखिए कोई अनप्रेसिडेंटेड हो गया, ये अनप्रेसिडेंट कोई जैसा लेटर नहीं है या पत्र नहीं है। मैं फिर जैसे मैंने मेंशन किया था हल्का सा कि 2009 में बाकायदा अटल बिहारी वाजपेयी का एक पत्र गया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने अपील की जैसा प्यार आपने मुझे दिया है सही लालजी टंडन को जिता के दीजिए। लखनऊ की जनता को ये लेटर बाकायदा भेजा गया, जिस पर काफी विवाद भी हुआ, क्या उनकी सेहत ऐसी है कि वो लेटर लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत सारा विवाद रहा था। तो ऐसे राजनेता, जो बड़े राजनेता होते हैं, वो अगर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ रहे होते हैं या किसी कारण से वहां नहीं होते, तो इस तरह के लेटर लिखना स्वाभाविक चीज है। चलिए अब जरा थोड़ी राज्यसभा चुनाव की बात भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई और खबर यह कि इस बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे कांग्रेस के। अमित देशमुख, सुलभा खोड़के, संग्राम थोपटे, जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे जो अभी जिन्होंने छोड़ी है कांग्रेस पार्टी, वो भी उसमें नहीं गए हैं। और मोहन जलगांवकर, नितेश अंतापुरकर ये इस बैठक के अंदर नहीं गए। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अशोक चव्हाण को भारतीय जनता पार्टी लड़वा रही है राज्यसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी वहां से एक उम्मीदवार जिताने की परिस्थिति में थी। समीर जी मुझे करेक्ट करती रहेगा, आज की बात में कर रहा हूं। अब वो सीट फंस गई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी क्या महाराष्ट्र से अपना उम्मीदवार निकाल पाएगी? अशोक चव्हाण जाएंगे? ये 6 विधायक जो नहीं आए हैं, क्या ये अशोक चव्हाण इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको समीर जी? निश्चित रूप से इसमें अशोक चव्हाण की बड़ी भूमिका रहेगी। सबसे बड़ी बात है अमित देशमुख का नाम भी आ रहा है। अमित देशमुख, विलासराव देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत, उनके बेटे अमित देशमुख है। लातूर में इनका बड़ा प्रभाव है अमित देशमुख का, वह भी इस बैठक में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि मुझे लगता है कि अमित देशमुख ने भी शायद अपनी राह अलग कर ली है। इस बात को जानते हैं कि लातूर में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार बनते जा रहा है, तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में अमित देशमुख भी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि वहां से सिर्फ 6 ही उम्मीदवार उतारे, अभी कोई एक्स्ट्रा उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने नहीं उतारा है। तो अगर कांग्रेस की तरफ से एक ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार 3 डिक्लेयर कर दिए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने एक डिक्लेयर कर दिया है, तो इसी तरह अगर 6 उम्मीदवार रहते तो चुनाव की स्थिति 27 फरवरी को नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार उतार देती है तो इसी स्थिति में चुनाव होगा। हालांकि 6 विधायक न पहुंचना यह बताता है कि कांग्रेस के पास स्थिति बहुत खराब है। लेकिन तय है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारा। अगर उम्मीदवार दे देती है तो चुनाव होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद जीतना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवार की हार तय हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि क्या शाम तक कोई 4 बजे तक का समय है, तो कोई आधे घंटे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी किसी उम्मीदवार को उतार कर वहां पर चुनाव लड़ती है कि नहीं। जिस से उत्तर प्रदेश के अंदर समझ में आ रहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है, हिमाचल में कर दी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कोई सरप्राइजिंग स्थिति आ जाए। में उम्मीद दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां कांग्रेस की सीट लग रहा था कि साफ निकल जाएगी। राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही है। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल, देखिए कुछ जगहें हैं क्योंकि राज्यसभा के सारे कैलकुलेशंस कांग्रेस पार्टी ने किए और इसीलिए राजस्थान जैसा सेफ स्टेट सोनिया गांधी के लिए चुना गया। और साथ ही उत्तर भारत में एक मैसेज भी कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी राजस्थान से सोनिया गांधी को लाकर। लेकिन महाराष्ट्र, अब हंडोरे साहब जो हैं, जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ था, पूरे वोट थे उस टाइम सौरभ कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई और एमएलसी का चुनाव जो है हंडोरे साहब हार गए। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी के पास 44 विधायकों की सूची थी, लेकिन अशोक चव्हाण ने पाला बदल लिया और अब उनके साथ और एमएलएज आएंगे। क्रॉस वोटिंग जाहिर तौर पर होगी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है, एनसीपी के जो एमएलएज हैं, शरद पवार वाला गुट, और शिवसेना के जो एमएलएज हैं, उद्धव ठाकरे वाला गुट, इन एमएलएज के भरोसे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनका जो उम्मीदवार है वो महाराष्ट्र में कम से कम जो है वो चुनावी गणित में वहां कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हंडोरे साहब का खेल जिन विधायकों की वजह से पिछली बार खराब हुआ था, कहीं उन विधायकों की वजह से इस बार भी ना खराब हो जाए। देखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है बैकडोर मैनेजमेंट करने की कोशिश पूरी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस समझती है कि बड़ा जो है एम्बैरेसमेंट पार्टी को वहां पर होगा। इसलिए उम्मीद जरूर है कि शिवसेना और एनसीपी, ये जो दोनों धड़े हैं, इनके एमएलए से मिलाकर के चंद्रकांत हंडोरे एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच जाएं। जहां तक बात हिमाचल प्रदेश की है, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कैंडिडेट बीजेपी ने थोड़ा लेट अनाउंस किया, उनकी पहली लिस्ट में उम्मीदवार नहीं था और कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी
थी कि बड़े आसानी से उनका कैंडिडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश में निकल जाएगा, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदली है, तो देखना होगा कि कितना मुश्किल कठिन वहां पर होगा। एक खबर जरा उत्तर प्रदेश की भी हम लोग बात कर लें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार दे दिया है, संजय सेठ। संजय सेठ बहुत पुराने पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी में एक वक्त अखिलेश यादव के बहुत खास हुआ करते थे, भाजपा में आ गए हैं। संजय सेठ को उतार करके जो कैलकुलेशन थी अखिलेश यादव की, वो भी गड़बड़ा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी पार्टी में पहले ही सुरगाहट शुरू हो गई है, बगावत के सुर जो है वो सुनाई देने लगे हैं। पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया कि भैया ये प्रिय उम्मीदवार तो नहीं है जो आपने उतार दिए हैं जयाब चंद जैसे, तो हम तो वोट ही करेंगे। अब इसको भांपते हुए शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्स्ट्रा उम्मीदवार वहां पर उतारा है। क्या आप सपा टूटेगी? मैं केवल राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से बात कर रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके जब हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के युग की भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ छोड़ती नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो 37 विधायक चाहिए मोटा मोटा एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों को मिलाकर जितनी संख्या है, अगर उसमें करीब 8-10 विधायक और जुड़ जाएं तो उसको 8वीं सीट भी मिल सकती है। अब होता क्या है, जब फैसला नहीं हो पाता है तो द्वितीय वरीयता के मतों से यह तय होता है। 2014 के बाद से, और वो उत्तर प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, भारतीय जनता पार्टी जो अतिरिक्त सीट होती है उससे एक तो अपने विधायकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखती है। जैसे ये बड़ा सामान्य है कि मान लीजिए 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त हुए, अगर भाजपा का प्रत्याशी नहीं होगा तो किसी न किसी को वोट करेंगे। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा, अच्छा संजय सेठ आप नाम ले रहे थे तो मैंने कहा बता दूं कि ये सिर्फ नाम के सेठ नहीं है, ये सही में सेठ बड़े सेठ। हाँ, ये इतने बड़े सेठ हैं कि मत थोड़ा इधर से उधर, और सेठ लोगों के लिए मत थोड़ा इधर से उधर हो ही जाता है राजनीति में, ये कोई छिपी हुई बात नहीं, विशेष करके राज्यसभा के चुनाव में। और अभी की स्थितियां देखिए, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। पल्लवी पटेल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह के जिस तरह से बात कर रही है, इसका मतलब ये कि सिर्फ वो अकेले नहीं, उनके साथ कुछ और विधायक हैं। और ऐसे में जो न्यूट्रल होते हैं, जिनका मन थोड़ा सा कहते हैं ना जो विचलित चल रहा होता है, वो भी दूसरी तरफ जाते हुए दिखते हैं। ऐसे में संभावना बढ़ जाती है और भाजपा लगातार ये करती है। ये अब इस बार कितना सफल होगी ये देखने वाला। पहली ब्रेक देखिए 18 विधायक बचते हैं, अगर 7 के बाद 8वां करना हो तो एनडीए के पास, और बड़ी जबरदस्त क्रॉस वोटिंग करनी पड़ेगी अगर 37 पहुंचना है तो। दूसरा मतलब बीजेपी को बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग करवानी पड़ेगी। मैं दूसरा एक छोटी सी बात कहता हूँ, देखिए हर्ष महाजन का जो मामला है वो इतना सीधा नहीं है। 40 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, 3 विधायक वहाँ इंडिपेंडेंट हैं। नहीं हो सकता क्या वीरभद्र सिंह ऐसे इतना भी आसान नहीं है कि आप कहीं पे भी क्रॉस वोटिंग कहीं संभावना की बात है। देखिए बहुत ज्यादा है वहाँ पे, सिर्फ बीजेपी के बाद 25 विधायक वहाँ पे है और 8-9 विधायकों की जरूरत पड़ेगी।